गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे प्रेशर अल्सर्स के बारे में। प्रेशर अल्सर क्या है, इसका डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन, पर्पस एंड कॉजेस, रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और डायग्नोसिस, स्टेज इसकी कौन कौन सी है, एंड प्रिवेंशन एंड फाइनली ट्रीटमेंट, राइट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसका प्रोसीजर के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन लेते हैं। तो प्रेशर अल्सर क्या है? प्रेशर अल्सर मीन्स आपका लोकलाइज एरिया में आपका क्या होना, इंजुरी होना ना। इंजुरी कहाँ पर होना? लोकलाइज एरिया, सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी। लोकलाइज एरिया में आपके सॉफ्ट टिश्यू में इंजुरी होना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर अल्सर ना। इन सिंपल डेफिनेशन इसका, इंजुरी ऑफ द लोकलाइज एरिया, सॉफ्ट टिश्यू में आपके इंजुरी होना लोकलाइज एरिया में, रिजल्टिंग फ्रॉम द, क्यों होती है ये, किस वजह से होती है? तो कंप्रेशन होने की वजह से बिटवीन बोनी प्रोमिनेंस एरिया। अब जो बॉडी के अंदर हमारे बोनी प्रोमिनेंस एरिया होते हैं, जैसे कि सुपाइन पोजीशन में है या फिर लेटरल पोजीशन में है या प्रोन पोजीशन में है, स्पेशली ऐसे हमारा बटक्स हो गया, इलियक रीजन पर हो गया, और हमारा दोनों स्कैपुला हो गया, हेड रीजन हो गया, हील हो गया अपना, इधर एल्बो हो गया। तो जो बोनी प्रोमिनेंस एरिया होते हैं वहाँ पर क्या होना, कंप्रेशन पड़ने की वजह से, किसमें? बिटवीन बोनी प्रोमिनेंस एरिया में कंप्रेशन होना, एंड एक्सटर्नल सरफेस जैसे कि आपका बेड सीट हो सकता है, पेशेंट आपका बेड पे लेटा हुआ है तो बेड सीट हो गया आपका, या फिर आपका मैट्रेस हो गया, तो उसके बीच में क्या होना, फ्रिक्शन होना, और फ्रिक्शन होने की वजह से जो लोकलाइज एरिया है, सॉफ्ट टिश्यू है, उसमें इंजुरी होना। इंजुरी क्यों हो रही है? क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। कहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है? प्रेस कहाँ पर हो रहा है? बोनी प्रोमिनेंस एरिया के बीच। तो इसको हमने क्या बोला? प्रेशर अल्सर ना। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ वेस्कुलर नेक्रोसिस। अब ये क्यों होता है? वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो नेक्रोस हो जाती है। नेक्रोस होना कि ब्लड वेसल्स जो है वहाँ पर प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसका सप्लाई नहीं कर पा रही, और वहाँ पर न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, टिश्यू वहाँ का डेड होने लगेगा, है ना। तो इस तरीके से इसका वर्क होता है। सो दिस इज द लोकलाइज लोकलाइज सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंप्रेशन ऑफ बोनी प्रोमिनेंस एरिया एंड एक्सटर्नल सरफेस। ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। अब हम देखेंगे इसके पर्पस क्या है ना, क्यों हमको प्रेशर अल्सर की केयर करना है, उसका क्या पर्पस है। तो फर्स्ट आता है इसका इम्प्रूव सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हमारा ब्लड वेसल्स का जो सर्कुलेशन स्टॉप हो गया है वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन मेंटेन रहे, सर्कुलेशन हमारा इम्प्रूव हो। नेक्स्ट है फैसिलिटेट हीलिंग। अगला इसका पर्पस क्या है? हीलिंग को फैसिलिटेट करने के लिए प्रॉपर यदि हम केयर करेंगे तो जो हीलिंग है वो जल्दी से हो जाएगी, जल्दी से फैसिलिटेट होगी। अगला पर्पस है प्रिवेंट द इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी हमको प्रेशर अल्सर की केयर करना है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, आगे फर्दर डैमेज ना हो और भी सीवियर कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी केयर करेंगे। टू ट्रीट बेड सोर्स को हमको ट्रीट करना है, एक रीज़न ये हो सकता है पर्पस। देन रिड्यूस पेन एंड डिस्कम्फर्ट, पेशेंट को पेन एंड डिस्कम्फर्ट है तो उसको रिड्यूस करना है, उसको हमको कम करना है, ठीक है। सो दिस इज द पर्पस। क्या क्या पर्पस है? फर्स्ट यहाँ पर हमने देखा इम्प्रूव सर्कुलेशन, सेकेंड है फैसिलिटेट हीलिंग, प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रिवेंट फर्दर डैमेज, और टू ट्रीट द अल्सर एंड बेड सोर्स, है ना, और रिड्यूस पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ये हो गया इसका पर्पस। अब इसके कॉजेस क्या है, किस रीज़न की वजह से ये होता है? तो कॉजेस में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट कॉज में फ्रिक्शन होना बिटवीन द जो बोनी प्रोमिनेंस एरिया है, पेशेंट का जो बॉडी है, बोनी प्रोमिनेंस एरिया के बीच और बेड शीट के बीच क्या होना, फ्रिक्शन होना, उसकी वजह से हो सकता है। अभी फ्रिक्शन क्यों हो रहा है? प्रॉपर है बेड मेकिंग नहीं है, पेशेंट की प्रॉपर तरीके से पोजीशन वगैरह चेंज नहीं करा रहा है, प्रोलॉन्ग टाइम से एक ही पोजीशन में पेशेंट है, 3 आवर्स से मोर देन हो गया, है ना, रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं बेड शीट में, या फिर डस्ट पार्टिकल्स है, उसकी वजह से फ्रिक्शन होने की वजह से हो सकता है। अगला जो कॉज है मॉइस्चर, यदि वहाँ पर मॉइस्ट है, गीला है, उसकी वजह से भी पेशेंट का कोई बॉडी फ्लूइड वगैरह है, बेड शीट वगैरह गीली है, तो उस रीज़न की वजह से भी हो सकता है। या पेशेंट की जो बॉडी सरफेस है वो मॉइस्ट है और उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, तो उस रीज़न की वजह से हो सकता है।
प्रेशर की वजह से हो सकता है, पेशेंट यदि सेम पोजीशन में प्रोलॉन्ग टाइम से लेटा हुआ है, इधर सुपाइन पोजीशन हो सकती है, लेटरल हो सकती है, प्रोलॉन्ग, तो वहाँ पर प्रेशर एराइज होने की वजह से हो सकता है, जैसे कि इसका नाम ही है प्रेशर अल्सर। तो प्रेशर की वजह से हो सकता है, पुअर हाइजीन की वजह से हो सकता है, प्रॉपर बॉडी हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से, पेशेंट को केयर नहीं देना, है ना, एक ही कंडीशन में रहना, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। मेडिकल कंडीशन, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें होता है कुछ स्किन इन्फेक्शन है ऑलरेडी, या फिर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के केस में हम देखते हैं कि पेशेंट को कोई इंजरी हो गई है, तो इंजरी होने के बाद वो जल्दी से हील नहीं होती है ना, हीलिंग में टाइम लगता है। तो कुछ मेडिकल कंडीशन, कुछ डिसीज़ कंडीशन हो सकती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है इमोबिलिटी, पेशेंट मूव नहीं कर रहा है, एक ही पोजीशन में कंटिन्यूस बैठा हुआ है, सिटिंग में है, पेशेंट लेटा हुआ है, उस केस में हो सकता है। स्पेशली आईसीयू में कोई पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है जो कि प्रोलॉन्ग टाइम से ऑन बेड है ना, बेड रिडन पेशेंट मतलब कि दोज पेशेंट हु कैन नॉट मूव, है ना, और पेशेंट हु कैन नॉट परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं कर सकता, ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं बेड रिडन पेशेंट। डेली लिविंग एक्टिविटी मीन्स नहाना धोना, है ना, खाना पीना, खाना ब्रश करना, दिस इज द डेली लिविंग एक्टिविटी। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, बेड रिडन पेशेंट। एग्जाम्पल जैसे आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को प्रेशर सोर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर हो गए। अब कॉजेस में भी दो कॉजेस होते हैं, जैसे हम देखा है इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक कॉजेस। इंट्रेंसिक में क्या होता है, कोई उसको डिसीज वगैरह है, उसका पुअर न्यूट्रिशन है, पेशेंट को कोई स्किन डिसीज हो गई है ना, उसकी वजह से हो सकता है ना, कोई इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से हो सकता है, तो दिस इज द इंट्रेंसिक कॉजेस। एक्सट्रेंसिक की जो बेडशीट है, बेडशीट वगैरह आपकी प्रॉपर नहीं है, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं है ना, बेड का सीट है वो आप चेंज नहीं कर रहे हो, उसमें रिंकल्स वगैरह है, पेशेंट कैसी पोजीशन में लेटा हुआ है, आप पेशेंट की पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, प्रॉपर केयर नहीं होने की वजह से भी हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका एक्सट्रेंसिक कॉजेस ना, दो कॉजेस इसमें। अब इसके भी अलग अलग हमारा स्टेज होती है, स्टेज 1 से लेकर के 4 स्टेज होती है। तो 4 स्टेज पर क्या होता है, फर्स्ट स्टेज पर जो होता है हमारी स्किन की सुपरफिशियल लेयर में होता है। स्किन की सुपरफिशियल लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस, है ना। तो स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है, सिर्फ उस लेयर में ही हमको देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेज फर्स्ट। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस लेयर में हमको देखने को मिल रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल लेयर में है स्किन की, एपिडर्मिस लेयर में है, तो वो हो गया हमारी स्टेज फर्स्ट पर, है ना, जैसे पीपीटी में भी दिखाया हुआ है। और सेकंड स्टेज में क्या होता है हमारा, एपिडर्मिक के बाद हमारी डर्मिस लेयर या फिर सुपरफिशियल डर्मिस लेयर तक रीच हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड ग्रेड, है ना, सेकेंड स्टेज पर जाता है। तो सेकेंड स्टेज में जो हमारी एपिडर्मिस की सुपरफिशियल लेयर है वहाँ तक चला जाता है। डर्मिस लेयर तक पहुँच गया। थर्ड लेयर, थर्ड स्टेज में क्या होता है फिर डर्मिस के बाद, सबक्यूटेनियस क्यूटेनियस लेयर तक पहुंच जाता है, और फोर्थ स्टेज में जो मसल से या बोन से वहाँ तक पहुंच जाता है, बोनी प्रोमिनेंस है वो भी हमको दिखने लगता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच जाता है, थर्ड स्टेज में सबक्यूटेनियस तक, और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, मसल्स और बोन्स तक पहुंच जाता है ना, जैसे कि स्किन की लेयर है जस्ट एग्जांपल। और
तो फर्स्ट स्टेज में होगा तो सुपरफिशियल लेयर यहीं तक रहेगा, फिर थोड़ा सा और डीप वुंड होगा तो डर्मिस की लेयर तक पहुंच जाएगा, और थोड़ा सा डीप होगा तो सबक्यूट है ये यहाँ तक आ गया है, और डीप हो गया तो यहाँ पर फिर क्या है हमारी बोन्स है, तो ये बोन्स के पास तक आ गया, ये वुंड है ये डीप हो गया। फिर इसको हील होना बहुत ही मुश्किल होता है, हील नहीं हो पाता। यदि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज पर है तो ये हम हील कर सकते हैं, पेशेंट को प्रॉपर केयर देके, पोजीशन वगैरह सेंस करके, ड्रेसिंग वगैरह करके, पेशेंट की हाइजीन मेंटेन करके और केयर करके हम उसे हील कर सकते हैं, इवन हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। पर यदि फोर्थ स्टेज तक चला गया तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है अल्सर सोर्स को हील करना, राइट। तो स्पेशली किस रीजन पर होता है, हमारे बटक्स रीजन पर ज़्यादा प्रोमिनेंस होता है, जो कि फोर्थ स्टेज तक पहुंच जाता है। इन केस यदि पेशेंट आपका कॉन्टिन्यूसली सुपाइन पोजीशन में है, तो सुपाइन पोजीशन में रहने की वजह से, पोजीशन सेंस नहीं करने की वजह से, फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमारा फोर्थ या थर्ड स्टेज तक भी पहुंच जाता है। अब साइट कौन कौन सी है, तो फर्स्ट जो होती है हमारे सुपाइन में हम देखते हैं, तो पेशेंट यदि सुपाइन पोजीशन में है तो ऑसिपिटल आपका रीजन पे होती है, उसके बाद आपके स्कैपुला में होती है, स्कैपुला के बाद आपका दोनों शोल्डर है, शोल्डर पे, उसके बाद एल्बो जॉइंट पर, दोनों आपकी इलियक क्रस्ट बटक के पास जो होती है वहाँ पर, एंड आपके हील पर ना, ये क्या हो गया आपका सुपाइन पोजीशन में लेटा है उस कंडीशन में। यदि फिर आपका पेशेंट है सुपाइन में है, आपकी फर्स्ट जो है आपकी ऑसिपिटल रीजन पर, उसके बाद स्कैपुला पर और स्पाइनस प्रोसेस पर, एल्बो पर, एंड आपकी इलियक क्रस्ट पर, इलियक क्रस्ट के बाद आपका सैक्रम पर, जो कि आपका हिप पर होता है, आपकी बेस्ट कमर पर पीछे की तरफ, एंड आपके हील में ना, ये किसमें पेशेंट यदि सुपाइन पोजीशन में लेटा है तो उसको इस जगह पर, इस लोकेशन पर हो सकता है। यदि पेशेंट आपका प्रोन पोजीशन में है तो उस केस में क्या होगा आपका, या लेटरल में है तो लेटरल में आपका ईयर पे हो सकता है, यदि पेशेंट साइड में ईयर करके सो रहा है तो उस केस में। उसके बाद फिर आपका ट्रोकेंटर पर हो सकता है, और नी जॉइंट पर आपके, एंड आपका टो में, राइट। तो ये हो गया सुपाइन में, और ऑसिपिट और फ्रंटल में आपके उसके फेस पर भी हो सकता है। तो अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है, पर ज़्यादातर पेशेंट हमारा किस में रहता है, सुपाइन पोजीशन में। तो बटक्स पर होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इलियक क्रस्ट पर और सैक्रम कोसेक्स जो रीजन है वहाँ पर होने के चांस ज़्यादा होते हैं ना, ज़्यादातर जो देखने को मिलते हैं। कुछ अदर लोकेशन भी होती है, जैसे कि पेशेंट को हमने कुछ यूज़ किया हुआ है, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन ट्यूब हो गया, ऑक्सीजन मास्क हो गया है ना, वेंटिलेटर मास्क हो गया, तो उस केस में भी हो जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हमने ट्यूब यहाँ से यूज़ किया और प्रोलॉन्ग टाइम तक वो लगी हुई है, तो उस केस में भी हो जाता है। जैसे कोविड के समय पर एक एक दो दो महीने तक कंटिन्यू पेशेंट को क्या होता था, मास्क लगा रहता था, तो मास्क लगे होने की वजह से भी उसके फेस में पूरा प्रेशर सोर्स हो जाते थे, है ना। तो ऑक्सीजन मास्क की वजह से हो सकता है, यूरिनरी कैथेटर की वजह से हो सकता है, ड्रेनेज ट्यूबिंग की वजह से हो सकता है, कुछ सर्वाइकल कॉलर लगा हुआ है गर्दन में उसकी वजह से भी हो सकता है। अब सभी टाइप के जो अल्सर्स होते हैं वो प्रेशर अल्सर्स नहीं होते हैं ना। प्रेशर अल्सर क्यों नहीं होते, क्योंकि हमने देखा कोई डिसीज़ की वजह से या कोई एनी अदर इन्फेक्शन है, कोई मेडिकल कंडीशन है, डायबिटीज़ वगैरह है, तो उस वजह से भी वो हो सकते हैं ना। डायबिटिक फूड्स है या फिर आर्टेरियल का जो अल्सर वगैरह है उस रीज़न की वजह से हो सकता है, वीनस लेग अल्सर, तो डिफरेंट इसके टाइप हो सकते हैं। जो कि प्रेशर अल्सर होता है वो प्रेशर पॉइंट पर स्पेशली पेशेंट यदि बेड रिडन है तो उस केस में होंगे, पर यदि एनी अदर रीज़न है, मेडिकल कोई रीज़न है, तो वो उसकी वजह से होते हैं। अब इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो प्रिवेंट करने के लिए जैसे हमने इसका कॉजेस देखा कि भाई किस रीजन से हो रहे हैं, तो वो कॉजेस को यदि हम रिड्यूस करेंगे तो हम इसे सिंपल प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको पेशेंट को इंस्पेक्ट करना है, एग्जामिनेशन करना है उसको, किस किस जगह पर प्रेशर अल्सर्स है, किस किस पॉइंट पर है, और जहाँ पर भी है वहाँ पर हमने देखा कि मॉइस्ट की वजह से हो रहे थे, वहाँ पर हमको ड्राइनेस मेंटेन करना है, पेशेंट को हमको प्रॉपर बॉडी केयर देना है, जिसमें हम कैंडिड पाउडर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट आपका जो है
ड्राई रहे पेशेंट की स्किन, प्रोमिनेंस जो एरिया है वहाँ पर। अगला जो हम कर सकते हैं, पेशेंट को बॉडी केयर दे सकते हैं, उसके बाद हम उसका हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा हम उसको बेड मेकिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और एवरी 2 to 3 आवर में पेशेंट को हम पोजीशन सेंस करा सकते हैं। और उसके बाद यदि कोई मॉइस्चर वगैरह है वहाँ पर, पहले से कुछ सर्जरी वगैरह हुई है, कुछ हुआ है, तो वहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से उसको ड्रेनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होगा, बॉडी मसाज देना, बॉडी की जो बैक केयर वगैरह है ना वो केयर देना, पेशेंट की बेड मेकिंग प्रॉपर तरीके से करना, पेशेंट का हाइजीन मेंटेन करना, पेशेंट को मोबिलाइज करना, इनकेस यदि मूव कर सकता है तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करेंगे, पिलो का हम सपोर्ट ले सकते हैं, क्यूशन का सपोर्ट ले सकते हैं ना, नी रेस्ट या हील रेस्ट आता है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट यदि सुपाइन पोजीशन में लेटा है तो उस समय उसके बैक तरफ, दोनों तरफ हेड के पास हम पिलो का यूज़ कर सकते हैं ना, या लेटरल पोजीशन में लेटा है बैक साइड से हम उसको पिलो का, 2 पिलो का हम सपोर्ट दे सकते हैं। हील के नीचे हील रेस्ट है हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से क्या करेंगे, हम ये सारे मेजर्स का यूज़ करके प्रिवेंट कर सकते हैं। यदि कॉन्टिन्यूस पेशेंट बेड रिडन है तो हम ईयर बेड आता है उसका भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ईयर बेड का, जिससे क्या होगा, पेशेंट को फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, ड्राइनेस मेंटेन करना है, प्रेशर को रिड्यूस करना है, हाइजीन प्रॉपर होना चाहिए। मेडिकल कंडीशन है तो वहाँ पर एंटीबायोटिक वगैरह, बैंडेज ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, पेशेंट को मूव करने के लिए एनकरेज करेंगे। बेड रिडन पेशेंट है तो एवरी 3 आवर में क्या करेंगे, उसका पोजीशन चेंज करेंगे, बेड मेकिंग करेंगे, उसका हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करेंगे। ठीक है, और एयर बेड्स वगैरह जो भी सपोर्टिव मेजर है उसका यूज़ करेंगे, जैसे कि क्यूशन हो गया और पिलो का सपोर्ट हो गया, उसका चीन रेस्ट आता है उसका यूज़ करेंगे, और ईयर बेड का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट करने के लिए भी सबसे पहले हम पेशेंट को असिस्ट करेंगे, पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट को कितना लेवल का है, फर्स्ट लेवल है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ लेवल का रहेगा तो हम उसे एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और मेडिसिन हमको इंजेक्टेबल देना होगा। सिर्फ वो सपोर्टिव मेजर से, पिलो लगाने से या पेशेंट की पोजीशन चेंज करने से नहीं होगा ना, तो फिर उसको हमको एंटीबायोटिक मेडिसिन भी देनी होंगी, हीलिंग के लिए हमको देना होगा। तो सबसे पहले हमको असिस्ट करना है, जनरल असेसमेंट करना है, स्टेज क्या है वो करना है, रिस्क फैक्टर किस वजह से हो रहा है, किस रीजन की वजह से हो रहा है वो हमको ध्यान देना है ना। तो यदि प्रेशर की वजह से हो रहा होगा तो हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, मॉइस्ट की वजह से हो रहा होगा तो उसको हम रिड्यूस करेंगे, कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से होगा उसका रूट कॉज तो हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हाइजीन मेंटेन करेंगे, क्लीनिंग हमारी प्रॉपर होना चाहिए, और हीलिंग को मॉनिटर करेंगे वापस से कितना हीलिंग हो रहा है। यदि ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट है तो ड्रेसिंग करेंगे, फिर भी नहीं हो रहा, फोर्थ लेवल का है तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो सर्जरी भी करना होता है। अगला जो यूज़ होता है वो होता है डेब्रीडिमेंट। डेब्रीडिमेंट मतलब कि जो टिश्यू वहाँ का डेट हो गया है ना, यदि फोर्थ या थर्ड स्टेज पर है तो टिश्यू वहाँ का जहाँ पर भी वुंड होता है वाइट हो जाता है ना, नेक्रोस होना हो जाता है, तो वो टिश्यू को हम रिमूव करेंगे। टिश्यू को रिमूव करेंगे तो वो क्या होगा, फैसिलिटेट करेंगे हम वहाँ पर फर्दर वापस से न्यू टिश्यू आए, वापस से रीजनरेट हो। यदि डेड टिश्यू है वाइट हो गया तो बाद में क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा पूरा ना, और वहाँ पर नेक्रोस हो जाएगा। नेक्रोस मतलब कि वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो गया, और ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो गया, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन नहीं पहुँच पा रहे, तो वहाँ पर क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में वहाँ का जो टिश्यू है वो डेड होने लगते, सड़ने लगते, और वहाँ का ब्लैक हो जाता है पूरा। एक टाइम बाद आएगा, पहले वाइट होगा, धीरे से वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। फिर पैर को हमको कट करना पड़ेगा, या उस रीजन को जहाँ पर हुआ है उतना कट करना पड़ेगा, या फिर ग्राफ्टिंग सर्जरी करनी पड़ेगी। ग्राफ्टिंग सर्जरी में दूसरी जगह से मसल्स निकाल कर वहाँ पर लगाते हैं ना, तो ये होता है ग्राफ्टिंग। उस तरफ से चले जाओ। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, यदि फोर्थ या थर्ड लेवल का है तो प्रॉपर हमको ड्रेसिंग करना है, डेप्रीमेंट जो होता है हमको ये यूज़ करना है, जो भी हमारा सर्जिकल, जिसमें हम क्या करते हैं टिश्यू वगैरह है उसको हम रिमूव करते हैं डॉक्टर के सुपरविजन में ना, तो खुद से नहीं करना है, डॉक्टर का हमको
अनुमति लेकर के, डॉक्टर से परमिशन लेके फिर हमको करना होता है। ठीक है, आया समझ इतना? ठीक है, प्रोसीजर हमने कल के लेक्चर में देख लिया था। इसमें आज हमने देखा डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो सॉफ्ट टिश्यू, जो लोकलाइज सॉफ्ट टिश्यू, उसमें इंजुरी होना। इंजुरी क्यों हो रही? कंप्रेशन, प्रेशर बढ़ने की वजह से। प्रेशर कहाँ पर? बोनी, प्रोमिनेंस एरिया और एक्सटर्नल सरफेस के बीच। जिसमें हमने देखा इसका पर्पस क्या क्या है। हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, बेड सोर है उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, और ब्लड सर्कुलेशन को फैसिलिटेट करने के लिए ना। तो ये सारे इसके हमने पर्पस देखा। फिर हमने कॉजेस, इसका फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, मॉइस्चर की वजह से हो रहा है, प्रेशर, पुअर हाइजीन, मेडिकल कंडीशन, इमोबिलिटी और बेड रिडन की वजह से। ठीक है, स्टेज फर्स्ट से लेके 4 होती है। फर्स्ट में होता है सुपरफिशियल स्किन, सेकेंड में आपका एपिडर्मिस जो होती है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बाद फिर आपका डर्मिस, थर्ड में सबक्यूटेनियस और फोर्थ में मसल्स और बोन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज हो जाती है। ठीक है, ये हो गया इसका स्टेज। प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो प्रिवेंट में हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे, पेशेंट का प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे, न्यूट्रिएंट पेशेंट को अच्छा देंगे, डेप्रीमेंट का यूज़ करेंगे, सर्जिकल रिपेयर है, 4th स्टेज तक है तो एंटीबायोटिक है, सर्जरी देंगे, प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे, पेशेंट की पोजीशन है वो 3 आवर में, एवरी 3 आवर में चेंज करेंगे, बेड मेकिंग प्रॉपर होना चाहिए, हाइजीन हमारा प्रॉपर होना चाहिए। इस तरीके से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतने ही। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।